है कि गंगा के अंदर या नदी के अंदर स्वयं शुद्धिकरण की प्रक्रिया चलती रहती है। एक तो बांध जो है वो वाटर क्वालिटी को खत्म कर देते हैं। बड़े कारखाने हैं, उसमें जो पानी गर्म गिरता है और उसकी वजह से डेड जोन बन गया है। ट्रैप करने के लिए जितना भी रिसाइकलिंग प्लांट बना नमामि गंगे या दूसरी योजनाओं की तरह, वो फेल हो गया है। और यूरोप और अमेरिका में बड़े पैमाने पर बराज डैम्स को डिकमिशनिंग किया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है। ये जो 28, 29, 30 नवंबर को जो डायलॉग होगा ऑन गंगा बेसिन प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन, वो पूरे गंगा, इसमें नेपाल के भी लोग आ रहे हैं। इनकी 30 साल पहले की जो स्टडी है गंगा मुक्ति आंदोलन की, वो स्टडी जो है उसको हमारा 15 साल का आईआईटी का रिपोर्ट कंफर्म करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं विमर्श न्यूज। मैं हूं आकाश आपके साथ। आज हम गंगा नदी और बाढ़ के बारे में, जो बिहार से जुड़ी जो गंगा नदी है, और साथ में बाढ़ के कुछ विषयों के बारे में बात करेंगे। हमारे साथ अनिल प्रकाश जी हैं, स्वागत है आपका। धन्यवाद। ये बहुत बड़े समाज सेवक हैं और साथ में गंगा मुक्ति आंदोलन के बहुत बड़े सिपाही, कह सकते हैं कि उसके बहुत बड़े लीडर के रूप में हैं, और साथ में इनका पूरा जीवन सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पे बीता है, और इनसे इसी मसले पे बात करेंगे। तो आपका स्वागत है। गंगा नदी इतनी जो दूषित हुई है, उत्तराखंड से निकलती है, उत्तराखंड से निकल के वो यूपी दिल्ली के रास्ते यहाँ आती है, तो उसको स्वच्छ करने के लिए आपके लिए क्या आपके मन में थॉट है? पहली बात है कि गंगा के अंदर या नदी के अंदर स्वयं शुद्धिकरण की प्रक्रिया चलती रहती है। इसीलिए आप सुनते होंगे कि गंगा का जल अगर रख दिया जाए तो 20 साल तक खराब नहीं होता है, क्योंकि गंगा के पानी में, और गंगा के पानी में अगर हैजे का बैक्टीरिया डाल दिया जाए तो 4 घंटे के मर जाता है। लेकिन अब नहीं, इसलिए कि गंगा में बांध बना दिया गया तो बैक्टीरियोफॉस होता है जो बैड बैक्टीरिया को खा जाता है और वायरस को खा जाता है, उसका आना बंद हो गया। टिहरी बांध और तमाम बांधों की वजह से बैक्टीरियोफॉस तो इलाहाबाद के आसपास तक में कुछ दूर आता है गंगोत्री से, लेकिन वो एक तो बांध जो है वो वाटर क्वालिटी को खत्म कर देते हैं, नंबर 1। नंबर 2 इसलिए क्योंकि दूसरी बात, नदी के अंदर, खासकर गंगा के अंदर ऐसे प्लैंक्टन्स होते हैं जो विजिबल नहीं होते हैं, यूनिसेल्युलर होते हैं, जीव और वनस्पति, जो जिसमें क्लोरोफिल होता है। सूरज की रोशनी जब पड़ती है तो जहरीली चीजों को सोख करके वो अपना भोजन बनाता है, ऑक्सीजन छोड़ता है। पानी में ऑक्सीजन की मात्रा रहेगी तो कोई जीव जंतु और वनस्पति जीवित रहेगा। लेकिन नदी के अंदर कल कारखानों का गर्म पानी डाल दिया जाए, कलर्ड वाटर या कलर्ड एफ्लुएंट डाल दिया जाए तो वो सब मर जाता है। अब वो जोन को डेड जोन कहा जाता है, जिसमें ऑक्सीजन, ये बाटा फैक्ट्री के पास बिहार में, और मीलों मील तक हमने खुद जाके देखा है नाव से। और ये जो बिजली क्या कहते हैं, फर्टिलाइजर प्लांट है बरौनी का, उसके पास, कालगांव थर्मल पावर स्टेशन के पास, और जिन जगहों पर बड़े कारखाने हैं उसमें जो पानी गर्म गिरता है और उसकी वजह से डेड जोन बन गया है, मौत का इलाका बन गया है। उसमें कोई जीव जंतु जीवित पास करेगा। जो कहते हैं कि डॉल्फिन, तो डॉल्फिन कैसे बचेगा अगर वो पास ही वो मर ही जाएगा ना। वो एरिया में तो डिफाइंड कन्फाइंड नहीं है मछली, डॉल्फिन। तो ये कल कारखानों का कचरा जो सीवेज है, अर्बन सीवेज है, शहरी, उसको ट्रीटमेंट करते हैं ये लोग। लेकिन ट्रीटमेंट किया हुआ पानी नहाने लायक में नहीं होता है, उसमें बीमार पड़ सकते हैं। ट्रैप करने के लिए जितना भी रिसाइकलिंग प्लांट बना नमामि गंगे या दूसरी योजनाओं की तरह, वो फेल हो गया है और बहुत कम हुआ है। नमामि गंगे की हम डीके मिश्रा, डॉक्टर डीके मिश्रा उसके मेंबर बनाए गए थे, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। एक भी मीटिंग अब तक नहीं हुई है उसकी, नमामि गंगे की। अफसर लोग डिसीजन ले रहे हैं। तो ये, तो आपके हिसाब से नमामि गंगे जो योजना है ये पूरी तरह से फेल है? धोखा है, धोखा है।
कैसे? इसलिए कि ट्रीटमेंट प्लांट इन्होंने कल कारखानों के जो कचरे हैं उसको ट्रैप नहीं किया। इन लोगों ने ये तो बहुत कम रिसाइकलिंग प्लांट लगाए शहरी कचरे से को, और जो है भी वहां पर का पानी नहाने लायक भी नहीं है, बीमार पड़ेंगे। नंबर 2। नंबर 3, खेतों में जो हम डालते हैं रासायनिक खाद, फर्टिलाइजर, केमिकल और जो पेस्टिसाइड डालते हैं जहरीले रसायन, उसकी वजह से क्या होता है कि वो बह करके पानी और नदी में जाता है, गंगा में। उसके कारण जीव जंतु और वनस्पति मर जाते हैं और पानी जहरीला हो जाता है, और उसको जो मछलियां खाती हैं उसको खाते हैं, उनको कैंसर होता है। जी। तीसरी बात जी, ये नदी जैसे मैंने बताया फरक्का में बराज बनाया गया। हाँ, उसी पर मैं आता। फरक्का बराज के पीछे आप लोग क्यों पड़े हुए? 71 में फरक्का में बराज बनाया गया, और उस समय एक इंजीनियर थे कपिल भट्टाचार्य, रिवर का उनको साहेबगंज से लेके वो सब डेली नापते थे पानी का, कब किस दिन किस घंटे में कितना हाइट है। तो उन्होंने जब फरक्का बराज का प्रस्ताव आया तो उन्होंने उस पर किताब लिखी, भाषण दिए कि भाई ये बहुत डिस्ट्रक्टिव होगा। और उन्होंने जब किताब में बांग्ला में लिखा है, जिसको हमने हिंदी में अनुवाद किया और उसको कोट करके लिखा है, उसमें जो जो भविष्यवाणियां की उनकी इतनी बर्बादी होगी वो सब हो रहा है। दूसरी बात, उनको पाकिस्तान था, बांग्लादेश तो बाद बना, पाकिस्तान का एजेंट करार दिया गया, नौकरी से निकाल दिया गया। जी। गनीमत है कि उनको जेल नहीं भेजा गया, लेकिन गुमनामी की जिंदगी जीनी पड़ी उनको, और वो हम गुरु मानते हैं उनको। जी, देखा तो नहीं, लेकिन उन्होंने अगर नहीं कहा होता तो हम लोगों का ध्यान, और एक एक शब्द सही साबित हुआ। तो ये बता रहा हूं। दूसरी बात, साइंटिफिक स्टडी के द्वारा ये साबित हो गया, दुनिया भर में जितने भी बराज हैं दुनिया भर में जी, उसमें 94% बराज के जो फिश लैडर हैं, मछली आना जाने का, वो चोक कर चुके हैं। और यूरोप और अमेरिका में बड़े पैमाने पर बराज या डैम्स को डिकमिशनिंग किया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है। यूरोप में तो हर साल सैकड़ों बराजेस तोड़े जा रहे हैं, और जैसे ही बराज टूटता है 3 साल के अंदर मछलियां आ जाती है, वनस्पति आ जाते हैं, वाटर क्वालिटी बहुत बढ़िया हो जाता है, पानी मीठा हो जाता है। अमेरिका में एक मिसिसिपी वैली है, उसमें बराजेज बनाए गए थे। उसकी जो फर्टिलिटी है ना मिट्टी की, वो गंगा की तरह है, और रेट ऑफ सिल्टेशन थोड़ा कम है इससे, लेकिन लगभग मिला सकते हैं। उसमें मिसिसिपी वैली में बनाया गया डैम्स, बराजेज। उसको 1950 आते आते उन लोगों को समझ में आ गया कि तो नुकसानदेह साबित हो रहा है, तो उसकी डिकमिशनिंग शुरू हुई। एक वो डैम को तोड़ने में 40 साल लगता है, और जो कंपनी को ठेका मिलता है डैम बनाने का, बराज बनाने का, उसी को ठेका मिलता है तोड़ने का। तो ये बहुत बड़ा खेल है, व्यापार है। अच्छा, आप अगला सवाल, आप जो बाढ़ इस बार आया, हर साल पानी अगर अधिक वर्षा हो जाती है तो बिहार भर में बाढ़ का बहुत बुरा असर दिखता है। और साथ में अगर कोसी के बारे में हम बात करें, कोसी में बाढ़ आता है तब भी वो विस्थापित फिर वापस अपना घर बना के वहां पे जम जाते हैं। तो उन लोगों के लिए क्या व्यवस्था करनी चाहिए? क्या उनको अगल बगल के जिलों में नहीं भेजा जा सकता है? सुनिए, गंगा की बात जब करते हैं तो हम गंगा बेसिन की बात करते हैं, टुकड़े में नदी को नहीं देख सकते। गंगा का मतलब है गंगा की जितनी नदियां हैं, सहायक नदियां, चाहे उसके मैदान हैं या हिमालय है, जितने भी मैदान हैं। इसीलिए अब हम डिबेट गंगा बेसिन पर कर रहे हैं कि टुकड़े में सॉल्यूशन नहीं है। ये जो 28, 29, 30 नवंबर को जो डायलॉग होगा ऑन गंगा बेसिन प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन, वो पूरे गंगा, इसमें नेपाल के भी लोग आ रहे हैं, ये बांग्लादेश के भी लोग ऑनलाइन जुड़े होंगे। कुछ पॉलिटिकल रीजन से वो लोग, उनको इजाजत शायद नहीं मिलेगी। वहाँ की सरकार भी फासिस्ट है, और यहाँ की सरकार तो खैर तो है सो है ही, परमिशन वीजा ही नहीं देगी, इसलिए ऑनलाइन जुड़े रहेंगे। अन्य बांग्लादेश
1 दर्जन से ज्यादा वर्ल्ड रिनाउंड साइंटिस्ट रहेंगे इसमें, और अपने खर्चे से आ रहे हैं। और दूसरी बात कि हरियाणा वगैरह से लेके जितने फिशिंग कम्युनिटी के लोग हैं उसके रिप्रेजेंटेटिव्स आएंगे, जो गंगा के किनारे किसान हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव्स आएंगे, जो गंगा के किनारे भेड़ पालक हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव्स आएंगे, पशुपालक हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव्स आएंगे। उन्होंने मांगा है इनविटेशन, जो दाह संस्कार करने वाले डोम जातियां हैं उसके रिप्रेजेंटेटिव्स रहेंगे। उसके बाद सुनिए, जो सब्जी उगाने वाले हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो गंगा में स्नान करते हैं, सांस्कृतिक जीवन जीते हैं, छठ करते हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स कम्युनिटी के रहेंगे। और उसको 300 रिप्रेजेंटेटिव जिस रहेंगे, किसानों के भी लीडर रहेंगे, मेरे टोल से आ रहे हैं। सेंट्रल किसान यूनियन ने तय किया है कि वो कोलैबोरेट करेगा हमारा, और बक्सर में एक बहुत किसानों का आंदोलन चल रहा है, उसके लोग आएंगे। चौसा, हाँ, तो थर्मल पावर स्टेशन के खिलाफ चल रहा है, तो हजारों लोग अभी हम लोगों की तो आएंगे। तो 300 डेलीगेट्स का, सिलेक्टेड डेलीगेट्स का 2 दिन का बल्कि 2.5 दिन का एक होने वाला है डायलॉग, और सबका पार्टिसिपेशन होगा। आप सोचिए कि कैसे होगा, कि इतने मतलब विविध है, लेकिन वो स्ट्रक्चर किया है। और इसमें प्रोफेसर राजीव सिन्हा परसों गंगा मुक्ति की मीटिंग में दिन भर थे, और उन्होंने कहा कि आप 30 साल पहले, उन्होंने कहा कि 30 साल पहले जो अनिल प्रकाश ने और उनके साथियों ने जो स्टडी की थी, जो नेट पर है, जिसके पर 20 देशों की यूनिवर्सिटीज में पीएचडी हुआ है, जिसके बेसिस पे, क्योंकि उसके पहले कोई स्टडी हुई नहीं थी। वो ऐसी साइंटिफिक स्टडी है कि हमको आश्चर्य हो रहा है कि कैसे किया इन्होंने। न रिसोर्सेस था, न ड्रोन था, न साइंटिस्ट लोगों की टीम थी, लेकिन साइंटिफिक रिसर्च के पेपर की पैमानों को पूरा करता है, नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने कहा कि हमने जो स्टडी किया बिहार सरकार की तरफ से, वो अधूरी रिपोर्ट है, इसलिए कि केवल सिविल इंजीनियर्स थे उसमें। हमको एग्रीकल्चर इंजीनियर नहीं दिए गए, हमको सॉइल साइंटिस्ट नहीं दिए गए, हमको बॉटनी के लोग नहीं दिए गए, जूलॉजी के एक्सपर्ट्स नहीं दिए गए, हमको इकोनॉमिस्ट नहीं दिए गए, हमको सोशल साइंटिस्ट नहीं दिए गए, हमको सिस्मोलॉजिस्ट नहीं दिए गए। तो अधूरी रिपोर्ट है। फिर भी जो आप इनकी 30 साल पहले की जो स्टडी है गंगा मुक्ति आंदोलन की, वो स्टडी जो है उसको हमारा 15 साल का आईआईटी का रिपोर्ट कंफर्म करता है। माने वो उसको सही बताता है। नंबर 3 हमारा अधूरा है, उनका संपूर्ण है, लेकिन जितना है। और उन्होंने कहा कि हमने स्टडी पूरी करके बिहार सरकार को दे दी, लेकिन ठंडे बस्ते में चली गई, किसी को पता ही नहीं चला। तो जब हमने चिट्ठी लिखी तो उन्होंने 380 पेज की वो रिपोर्ट मेल पर भेज दिया मुझे। मैंने उनको कहा कि भाई ये तो सीक्रेट डॉक्यूमेंट होता है, ऑफिशियल सीक्रेट के तहत आपको एक्शन हो जाएगा। बोले कोई अफसर वो भूल गया था टर्म्स ऑफ रेफरेंस में ये लिखना, और हमने फ्रांस के एक साइंस रिपोर्टेड जर्नल के पोर्टल पर डाल दिया ताकि उस पर गवर्नमेंट ऑर्डर आए इसके पहले कि इसको और आपको 380 पेज की रिपोर्ट भेज दी और 15 पेज का जिस्ट भेज दिया, ताकि आप शायद फील्ड में बहुत होंगे तो एक एक चीज देखना बाद में समझिएगा। तो है तो हमारे पास रिपोर्ट, हम तो जब भी चाहेंगे तो पब्लिक कर देंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि नीतीश जी उसको पब्लिक करवाएं और उसको डिबेट करें। अभी जो सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं वो सोल्यूशन पुरानी नई बोतल में पुरानी शराब है और कोई सोल्यूशन नहीं। अब एक बात बताएं, फरक्का बराज बनने के बाद सिल्ट डिपोजिशन शुरू हो गया। उसके पहले गंगा में 150 से 200 नेट फ्लड के टाइम में नेचुरल उड़ाई हो जाती थी, खेतों में उपजाऊ मिट्टी बीत जाती थी, कुछ समुद्र में चला जाता था, तो गंगा में प्रॉब्लम नहीं था। बांग्लादेश तबाह हो गया फरक्का की वजह से। तो अब
उपाय यही है कि फर्क, पहले का हम लोग कहते थे फर्क अपराध को तोड़ दो, लेकिन अब नहीं, बहुत पहले ही हम लोगों ने करेक्शन कर लिया। हमने कहा कि साइंटिस्ट लोगों को सौंपिए और उनको सॉल्यूशन बताएं कि कैसे उसको तो उसका एक उपाय निकाला है साइंटिस्ट लोग, साइड से एक दूसरा स्ट्रक्चर बना के बालू निकाला जाए। क्योंकि इस बार जब ड्रोन सर्वे IIT कर रहा था और सैटेलाइट सर्वे की रिपोर्ट्स आ रही थी, तो उसमें दिखाई पड़ रहा था कि गांव के गांव और हजारों लोग बहते चले जा रहे हैं। एक सड़क ऐसे उड़ रही है, एक रेलवे लाइन ऐसे उड़ रही है। तो इसलिए ये पूरी संभावना है कि पानी उतरने के बाद 1-8 लाख लोग लापता दिखाई देंगे जो बह चुके होंगे। जानवर तो खैर छोड़ दीजिए, उसको काउंट नहीं किया जा रहा है। तीसरी बात, सॉल्यूशन ये है कि नदी का अगर सॉल्यूशन नहीं निकाल, इस बार प्रोफेसर राजीव सिन्हा और हम फोन पर बात करते हुए रो रहे थे कि अब कोई उपाय नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार को आपने सजेस्ट किया, हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को और बिहार सरकार को बार बार कहा कि आप 1 महीना पहले बराज को खोलना शुरू कर दी, क्योंकि एक बार में नहीं खोल सकते, एक दिन में एक बराज खोलेंगे, क्यों एक गेट, क्योंकि नहीं तो डिवास्टेशन हो जाएगा नीचे। तो हम लोग डर रहे थे कि अगर फर्क का पॉइंट तोड़ दिया, जरा सा बच गया, तो 5-7 लाख लोग विद इन आवर्स मर जाएंगे, बह जाएंगे। लेकिन सुबह जब हम लोग बात किए तो हमको राहत मिली कि पानी उतरना शुरू हो गया था। तो वो भी राहत में थे, हम भी राहत में थे, और वो आए थे हमारी मीटिंग में। उन्होंने कहा कि मेरा साइंटिस्ट है, जो हमारी स्टडी है उसको लोगों को बताएंगे, सच को हम बताएंगे, और बता दिया उन्होंने। अच्छा, आखिरी सवाल, अब संक्षेप में जरा जवाब दें। बाढ़ जो आया इस साल, बहुत तरह तरह का बाढ़ आया, तो बाढ़ जो आई उसके बाद लोग वहां से मकान खाली करवाया गया। हर साल जो ये यहाँ बाढ़ आ जाती थी, खासकर सीमांचल के इलाके में बहुत बुरा स्थिति हो जाता। तो उस पर आप इससे बचने की कोई योजना आपके मन में? सिंपल तरीका है जो यूरोप में भी अपनाया जाता है और यहाँ भी, डी बनाया जाता है कि बाढ़ वाले इलाके में लोग तालाब खोदते हैं और ऊंची जगह बनाते हैं 30-40 फीट ऊंचा, और जब बाढ़ आती है उसमें वहां चले जाते हैं और नॉर्मली झोपड़ियां बना के रखते हैं, पक्के मकान नहीं बनाते। डी पर पक्के मकान भी बनते थे, लेकिन अब डी वाला परंपरा छोड़ दिया, तो वही सॉल्यूशन है। यूरोप में भी उसका नाम दूसरा है, लेकिन डी बनाया जाता है। जब दुबे जी मुख्यमंत्री थे तो कुलदीप नैयर के साथ हम गए थे बात करने, और हमने कहा था कि डी बनवा दीजिए जगह जगह, तो उन्होंने कहा, ऑर्डर दे दिया, 55 डी बनाने का फैसला हुआ, लेकिन एक भी नहीं बना, वो तो चले गए। और हम कहते हैं कि हर प्रखंड में 150 डी बनना चाहिए। डी माने निवास का ऊंचा स्थल, जहां नाव से चले जाएं लोग और माल मवेशी और मतलब सब सुरक्षित रह सके। आप जान लीजिए कि बागमती के इलाके में हर गांव में 10-20 हाथी होते थे। हाथी कौन रखता है? जो संपन्न होता है, वो कंगाल हो गए बेचारे। इतना फर्टाइल एरिया, सुख समृद्धि, वहां कहा जाता है बूढ़े पुराने, बाढ़े जीली सुखाड़े मरली। बाढ़ आई, उपजाई मिट्टी बिछ गई, लेकिन तटबंधों के निर्माण के बाद तबाही का आलम आ गया। एक बार जब तटबंध टूटता है तो सुरक्षित महसूस करने वाले लोग आधे घंटे में बह जाते हैं। 3 तल्ला इतना पानी आधे घंटे में आ जाता है, लोगों को भागने का अवसर नहीं मिलता है। 50 गांव बह जाते हैं और हर साल 5-7 जगह टूटते हैं। इस बार भी 6 जगह टूटा बागमती में, तो वॉश आउट हो गया। और लाखों 21 लाख एकड़ में जमीन में वाटर लॉगिंग हो गई कि अब 600 छोटी छोटी धाराएं वो सब आकर के नदी में मिलती हैं। अब उसको बांध दिया तो जाएगा कहाँ? तो वाटर लॉगिंग हो गया। यही कहानी है। तो ये थे अनिल प्रकाश जी, वरिष्ठ समाजकर्मी बिहार के। इन्होंने बाढ़ पे कुछ योजनाओं की बात की, साथ में इन्होंने कहा कि एक नाव यात्रा उतारेंगे गंगा मुक्ति आंदोलन के लोग, और इसमें
बहुत लोगों को लेके चलेंगे, क्योंकि गंगा से रिलेटेड चीज भी है, तो नाव पे दिखा के एक सिंबॉलिक असर पड़ सकता है। तो इस तरह से इनके साथ और आगे भी विस्तार में बात करेंगे और इनको यहाँ हम अपने स्टूडियो में एज ए गेस्ट बुलाएंगे। तब तक के लिए हम विदा लेते हैं। अगर आप यूट्यूब पे हमारा वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। अगर फेसबुक को देख रहे हैं तो लाइक करें, फॉलो करें। तब तक के लिए मैं आकाश, विमर्श न्यूज के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।